तो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 26 अगस्त 2026 एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द हिंदू एडिटोरियल पेज। ठीक है, तो हम लोग आज जो है एडिटोरियल पेज को देखेंगे, इंग्लिश को समझेंगे, इंग्लिश को रीड करेंगे, है ना, कॉम्प्रिहेंशन को बूस्ट करेंगे और अपने वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, और जो एग्ज़ाम्स में जो एडिटोरियल बेस्ड या या कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं उसको कैसे डील किया जाता है फास्ट, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, उसको कैसे डील किया जाता है या उसको कैसे आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑल थिंग्स किस पे डिपेंड करता है कि हम अपना कॉम्प्रिहेंशन कैसे स्ट्रॉन्ग करें। इसलिए हम लोग आज जो है एडिटोरियल पेज को देखेंगे, उसको समझेंगे और हमारा पर्पस भी क्या होता है, उसको पढ़ने का वही होता है। ठीक है, तो ये जो द हिंदू का नेशनल एडिशन है, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, है ना, ये नेशनल एडिशन है। ठीक है, राष्ट्रीय संस्करण, क्लियर, दिल्ली एडिशन आप कह सकते हो उसको, डे वेडनेसडे एंड 26 अगस्त का ये न्यूज़पेपर है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट मूव करेंगे कहाँ पे, तो एडिटोरियल पेज पे। कहाँ पे? एडिटोरियल पेज पे। ठीक है, उससे पहले कुछ हेडिंग है, उसको देख लेते हैं हम लोग। हेडिंग क्या है, तो इंडिया चाइना डिस्कस वेज टू पुश बॉर्डर डिलिमिटेशन। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि बोथ कंट्रीज स्ट्रेस पीस इन बॉर्डर एरियाज ड्यूरिंग द 25th स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स इन बीजिंग्स ties steadily returning to normalcy, says Doval. Both nations should learn from history, says Wang. ठीक है, तो यहाँ पे ये बात अभी आपको पता होगा कि जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, दैट इज़ कौन है वो हमारे, तो हमारे अजित डोवल जी, वो हमारे चाइना के विजिट पे हैं। ठीक है, और जो उनका मीटिंग हुआ है वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, तो उस पर जो बॉर्डर डिस्प्यूट का जो मैटर है हमारा, तो उसी पे डिस्कशन हुआ है। ठीक है, तो बात ये हुई है कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसका क्या किया जाए, डीलिमिटेशन किया जाए। डीलिमिटेशन का मतलब ये होता है, जैसे कि आपने इलेक्शन में भी सुना होगा, इलेक्शन कमीशन भी क्या करवाती है, डीलिमिटेशन करवाती है। तो मतलब करंट सिनेरियो के हिसाब से उस पर काम करना, है ना, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ डिलिमिटेशन। है, जैसे इलेक्शन में क्या होता है डिलिमिटेशन का मतलब, कि अगर मान लो किसी स्टेट का, किसी संसदीय क्षेत्र का, किसी लोकसभा क्षेत्र का, किसी विधानसभा क्षेत्र का के पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो है लोकसभा का जो सीट होता है या विधानसभा का जो सीट होता है, उसको कैसे, किस हिसाब से उसको क्या करें, इंक्रीज करें या डिक्रीज करें। ठीक है, तो वो करंट सिनेरियो के हिसाब से हम क्या करें, करना होता है। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि बॉर्डर पे भी जो करंट सिनेरियो है ना, हम हिस्ट्री को, जो हमारा हिस्ट्री था, जो डिस्प्यूटेड हिस्ट्री है हमारा, उसको भूल के जो करंट सिचुएशन है उसको हम कैसे टैकल करें, कैसे उसको डिलिमिटेशन के बेसिस पे सही करें। ठीक है, तो उसी पे बात की गई थी अभी जस्ट। सेकंड है हमारा ये जो बिहार में कल प्रोटेस्ट हुआ था पटना में। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हो, लाठियाँ चली थी काफ़ी, है ना, बीपीएससी वाले मैटर को लेके। तो वो तो है ही है, चल ही रहा है ना, कब से चल रहा है, 2 मंथ से चल रहा है। ठीक है, दिल्ली, रांची, बिहार, सब जगह चल रहा है। ठीक है, अब ये कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट जो है नया क्राइटेरिया लाना चाह रही है। किस चीज़ को लेके, जो ओबीसी में हमारा 2 पार्ट होता है, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट होता है, तो उसी के मैटर पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, बेंच बनाया है। ठीक है, उस पर डिसीजन आ सकता है, कुछ चेंजिंग हमें देखने को क्या हो सकता है, मिल सकता है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो वो नेशनल न्यूज़ था। ठीक है, अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं कहाँ पे, एडिटोरियल पे। कहाँ पे आ जाते हैं हम, एडिटोरियल पे, जो हमारे लिए क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, अगर हम इंग्लिश को इम्प्रूव करने के बारे में सोचते हैं तो। ठीक है, तो आपको जैसा कि पता है कि जो एडिटोरियल होता है वो हिंदू में, खास करके हिंदू में, वो 2 टाइप्स के एडिटोरियल पब्लिश होते हैं। पहला लॉन्ग वाला और दूसरा शॉर्ट वाला। ठीक है, तो लॉन्ग वाला क्या होता है, लॉन्ग वाला क्या होता है, तो वो काफ़ी ब्रॉडली डिस्कशन होता है किसी भी मैटर पे। ठीक है, तो उसको पढ़ना फिर हमारे लिए उचित नहीं होता है। क्यों नहीं उचित होता है, क्योंकि हमारा टारगेट क्या होता है, हम कैसे कुछ ही पैरा को पढ़ के इंग्लिश को इम्प्रूव करें, है ना, इंग्लिश का जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल है उसको कैसे हम इम्प्रूव करें, ये टारगेट होता है हमारा। तो इस पर अगर हम टाइम देते हैं, दैट इज़ द वेस्ट ऑफ टाइम फॉर इंग्लिश लर्नर स्पेसिफिकली। एंड इफ़ यू आर सिविल सर्विस एस्पिरेंट देन यू कैन गो विथ। ठीक है, तो इसके साथ आप जा सकते हो।
लॉन्ग वाले के साथ, है ना। लेकिन अगर आपको इंग्लिश सही करना है तो आपको शॉर्ट एडिटोरियल ही पढ़ के क्या करना है, जल्दी ही ख़त्म कर देना है। और जल्दी से हम जो हमारा होता है ना, इंग्लिश को एक शॉर्ट टाइम इंटरवल में हम क्या कर सकते हैं, इस पैरा को पढ़ के समझ के हम इंग्लिश का जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल ठीक कर सकते हैं। ठीक है, इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं आज का जो ट्यूटोरियल है हमारा वो क्या है, रूट कॉजेज़, है ना। रूट कॉजेज़ और जो सब हेडिंग है, इंडियाज़ यूथ क्राइसिस इज़ अबाउट द एब्सेंस ऑफ जॉब्स नॉट जस्ट एग्जामिनेशन रिफॉर्म। ठीक है, तो ये वही बात है जो अभी 2 महीने से चल रहा है मैटर, एग्जामिनेशन रिफॉर्म वगैरह, या नीट पेपर लीक, या जो भी पेपर लीक्स में जो इश्यूज़ होते हैं, जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड होता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह का जो मैटर अभी चल रहा है करंट सिनेरियो में, उसी से है। और ये मल्टीपल टाइम्स ये कंटेंट आपको देखने को मिला होगा, तो मेरे हिसाब से इसको करना सही नहीं है आज के लिए। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम डिस्कस हुआ है, वही धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, एग्जामिनेशन रिफॉर्म, पार्लियामेंट से मोदी जी का ये कहना, क्या कहना कि हम फ्री ऑफ कोचिंग प्रोवाइड करेंगे, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग प्रोवाइड करेंगे बच्चों को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों को। ठीक है, तो वही सब चीज़ें हैं जो हमें नहीं लगता है कि ये इसको पढ़ना उचित होगा। ठीक है, तो क्या पढ़े हम, आज हम सेकंड को देखते हैं। सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है स्केप वेलोसिटी। ठीक है, ठीक है, क्या है हमारा, स्केप वेलोसिटी। ठीक, ठीक है, जो सेकंड एडिटोरियल है हमारा वो क्या है, स्केप वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो गए या 9th 10th में अगर आपने साइंस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि स्केप वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो एक सेकेंड, इंडिया स्पेस सेक्टर मस्ट फोकस ऑन रिलायबिलिटी एंड रेगुलर लॉन्चेज। ठीक है, जो इंडिया का जो स्पेस सेक्टर है उसको क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। तो हाँ, ये बेस्ट हो सकता है आज के लिए। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलेगा इस एडिटोरियल के पढ़ने के बाद, क्योंकि यहाँ पे जो बात की जा रही है वो आज न्यू टॉपिक इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ पे स्पेस सेक्टर को लेके। ठीक है, तो वो बातें यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, तो पहले हम इसके मीनिंग्स को देखते हैं, सॉरी हेडिंग को देखते हैं, समझते हैं हेडिंग को लिखने का क्या मतलब है। ठीक है, या इसका जो हेडलाइंस है उसको इसके वेलोसिटी का नाम क्यों दिया गया है, पहले हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा कि इसके वेलोसिटी का क्या मतलब होता है ना। इसके वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है वेग, है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, वेग बोलते हैं। ठीक है, और स्केप मतलब निकलना। ठीक है, तो इसके वेलोसिटी जनरली हम लोग अर्थ के लिए पढ़ते थे, है ना, साइंस में 9th 10th में 11th 12th में, जो कि क्या होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड का जो स्पीड होता है, यानी कि एक सेकेंड में अगर हम 11.2 किलोमीटर की स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं अर्थ से, तो क्या होगा, वो स्केप कर जाएगा। स्केप करने का मतलब अर्थ के ऑर्बिट को वो छोड़ देगा। ठीक है, अर्थ के इन्वायरमेंट को वो छोड़ देगा और वो फिर कभी भी लौट के नहीं आएगा, यानी कि वो स्पेस में चला जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि वो ग्रेविटेशन फील्ड से क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स से वो स्केप कर जाएगा। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ स्केप वेलोसिटी फॉर साइंस, है ना। साइंस में स्केप वेलोसिटी का मतलब ये होता है, बट यहाँ पे क्या वही है मतलब नहीं, यहाँ पे वो मतलब नहीं है। यहाँ पे मतलब वो क्या है, इसका मतलब जो पर्पस है एडिटर का ये हेडिंग बनाने का, वो पर्पस ये है कि हम जो हमारा स्पेस सेक्टर है उसको हम क्या करें, उसको हम उसको हम क्या करें, उसको हम मॉडिफाई करें, उसको हम क्या करें, उसके बजट पे ध्यान दें, है ना, उसको फास्ट, है ना, मैकेनाइज्ड बनाएं। कहने का मतलब ये है हमारा कि उसको किस तरीके से हम उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ हमारा स्केप वेलोसिटी। क्योंकि स्पेस में कोई भी चीज़, कोई भी रॉकेट या कोई भी पेलोड्स, है ना, जो जाता है वो किस वेलोसिटी से जाता है, दैट इज़ द वेलोसिटी ऑफ कोई भी स्पेस, जो हमारा स्पेस क्राफ्ट होता है, अगर वो जाता है किसी दूसरे सैटेलाइट के कांटेक्ट में, ठीक है, या वो किसी दूसरे प्लैनेट पे जाता है या किसी दूसरे
प्लैनेट के ऑर्बिट में जाता है तो किस वेलोसिटी से जाता है? वो एस्केप वेलोसिटी से जाता है, एस्केप वेलोसिटी से ही जाता है ना। तभी वो अर्थ के उस वेलोसिटी से हम क्या करते हैं, उसको हम फ्री करते हैं, छोड़ते हैं, लॉन्च करते हैं। इसी कारण से वो क्या करता है, अर्थ के ऑर्बिट को छोड़ देता है। अगर हम इस वेलोसिटी से नहीं उसको रिलीज करेंगे, उसको लॉन्च करेंगे, तो वो अर्थ के ऑर्बिट को नहीं छोड़ पाएगा, ठीक है। और जनरली जो मेरे मेन पर्पस है इसको हेडिंग बनाने का, वो पर्पस क्या है, तो सरकार को क्या करना चाहिए, स्पेस सेक्टर पे ध्यान देना चाहिए, है ना, कि वो क्या करे, काफ़ी फास्टली ग्रो करे, है ना। उसकी स्केप वेलोसिटी क्या हो जाए, है ना, उसकी जो स्केप वेलोसिटी है वो क्या हो जाए, काफ़ी फास्ट हो जाए, ठीक है। यानी कि वो काफ़ी फास्टली क्या करें, ग्रो करें। दैट इज़ द पर्पस ऑफ एडिटर। ये क्या है, पर्पस है एडिटर का, कि इसने इसका हेडिंग क्या बनाया, स्केप वेलोसिटी, ठीक है। और साइंटिफिक टर्म्स में इसका क्या मतलब होता है, आपको पता है कि किसी भी ऑर्बिट को छोड़ देना, है ना। इस वैसा वेलोसिटी जब कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कर देता है, ब्रीच कर देता है। ग्रेविटेशनल फोर्स को जो है वो उससे ज़्यादा उसको ब्रीच करके क्या कर जाता है, उस प्लेनेट को छोड़ देता है ना। उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, स्केप वेलोसिटी बोलते हैं, है ना। जो अर्थ के लिए कितना है, अर्थ के लिए कितना है, तो 11.2 किलोमीटर, है ना, किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये है हमारा। अगर हम इस स्पीड से किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ से फेंकते हैं, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा, है ना, यानी कि वो स्पेस में चला जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम मेन टॉपिक पे। तो यहाँ पे पहले हम पार्सिंग देख लेंगे। स्केप का क्या मतलब है, स्केप का मतलब है कि खाली हो जाना, निकल जाना, है ना, खाली कर देना। तो यहाँ पे स्केप हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और वेलोसिटी हमारा नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेलोसिटी नाउन, है ना। तो ऐसा वेलोसिटी जो क्या कर दे, किसी ऑब्जेक्ट को स्केप कर दे, किसी इन्वायरमेंट को या किसी लोकेशन को स्केप कर दे, है ना, खाली कर दे, ऐसा वेलोसिटी, ऐसा वेग, ठीक है। इंडियाज स्पेस सेक्टर, इंडियाज स्पेस सेक्टर मस्ट फोकस ऑन रिलायबिलिटी एंड रेगुलर लॉन्चेज। तो अब देखो यहाँ से क्लियर हो रहा है। अभी मैंने इसका मीनिंग आपको कैसे समझाया कि हमने इसको पढ़ा, है ना, इसको पढ़ा, तो इससे हमें इसका मीनिंग क्या हो गया, बहुत हद तक क्लियर हो गया, तो हमने बता दिया, है ना। यानी कि जो हेडिंग होता है, हेडिंग में उसका मीनिंग टोटली छिपा हुआ रहता है, टोटली हिडन होता है, ठीक है। आप केवल हेडिंग पढ़ के उसके मीनिंग को डिसाइड नहीं कर सकते हो कि एडिटर इस एडिटोरियल में क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके जो नेक्स्ट सब हेडिंग होते हैं उसको पढ़ना होता है ना। इंडिया स्पेस सेक्टर, इंडिया स्पेस सेक्टर मस्ट फोकस ऑन रिलायबिलिटी एंड रेगुलर लॉन्चेज, ठीक है। तो इंडिया का जो स्पेस सेक्टर है, किस उसको क्या करना चाहिए, मस्ट फोकस, है ना, अवश्य फोकस करना चाहिए, कहाँ पे, ऑन रिलायबिलिटी, है ना, एंड रेगुलर लॉन्चेज। जो रिलायबल चीज़ें हैं एंड जो रेगुलर लॉन्चेज हैं, इस पे फोकस करना चाहिए इंडिया के स्पेस सेक्टर को, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियाज़ क्या हो जाएगा, नाउन हमारा, इंडियाज़ क्या हो जाएगा, नाउन, एपोस्ट्रॉफी के साथ आया है, यानी कि पोजीशन को दिखाएगा, पॉजिटिव, ठीक है, पोजीशन को दिखाएगा किसके साथ, तो स्पेस के साथ। तो इंडिया भी नाउन और स्पेस भी हमारा नाउन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सेक्टर पूरा का पूरा हमें यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको कंपाउंड नाउन कह सकते हैं। मस्ट हमारा मॉडल वर्ब, फोकस V1, ठीक है, फोकस क्या हो जाएगा हमारा V1, ये मॉडल वर्ब हो जाएगा। ऑन हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा, ठीक है, ऑन क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। फोकस ऑन, या इसको आप फिक्स पोजिशन के बेसिस पे भी कह सकते हो कि फोकस ऑन, कहाँ पे, रिलायबिलिटी, है ना, ये नाउन हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये रिलायबिलिटी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, एंड कंजंक्शन हो जाएगा, ठीक है, ये नाउन हो जाएगा। रेगुलर लॉन्चेज, रेगुलर एडजेक्टिव, और किसके लिए आया है, तो लॉन्चेज नाउन के लिए आया है, ठीक है। क्लियर, क्लियर, यस या नो, ठीक है। तो यहाँ पे ये बातें की जा रही है, ठीक है, कि जो इंडिया का जो स्पेस सेक्टर है उसको फोकस करना चाहिए रिलायबल चीज़ों पे, मतलब जो स्थिर हो, जो विश्वास करने योग्य हो, है ना, रिलायबल हो, ठीक है। और जो हमारा स्पेस सेक्टर हो वो रेगुलर लॉन्च का क्या करे, मतलब रेगुलर लॉन्च करे, है ना, उस पर क्या करना चाहिए, हाँ, इंडिया के स्पेस सेक्टर को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा इमेज ख़राब होता है। अगर हम साल में 20 लॉन्च करते हैं, ठीक है, लॉन्चेस करते हैं, और किसी साल 5 लॉन्चेस करते हैं, तो क्या होता है कि ट्रस्ट का वो होता है। कहने का मतलब कि अगर हमें, जैसे हम अभी क्या करते हैं, अपना काफ़ी जो पेलोड्स हैं वो नासा के
लॉन्चिंग व्हीकल से या स्पेस एक्स के लॉन्चिंग व्हीकल से क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, लॉन्च करते हैं। इसका क्या मतलब है, क्योंकि उसके जो लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं या उसकी जो एजेंसीज़ हैं, उसके जो स्पेस सेक्टर हैं, वो काफ़ी क्या है, फेमस है, काफ़ी ट्रस्टवर्दी है। इसलिए हम क्या करते हैं, उधर मूव करते हैं। तो क्या वो फ्री में करने देता होगा? नहीं, उसके लिए हमें पैसा देना पड़ता होगा। ठीक है, तो अगर हम भी वैसा कर लेते हैं, अपने स्पेस सेक्टर को, अपने स्पेस टेक्नोलॉजी को बूस्ट कर लेते हैं, या उस रिलायबल बना लेते हैं उसको, कि अदर कंट्रीज़ के भी स्पेस के जो मैटर्स हैं उसको भी अगर हम डील करें, या उसके के मैटर्स को भी अगर हम सॉल्व करें, तो हमारा क्या हो सकता है, स्पेस सेक्टर और ग्रो कर सकता है और हम स्पेस में काफ़ी आगे जा सकते हैं। ठीक है, स्पेस में हम काफ़ी रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। और रिटर भी यही कहना चाह रहे हैं कि सरकार को फोकस करना चाहिए या स्पेस सेक्टर को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आगे। For much of the 20th century, a rocket tearing a white stream through the sky did for India's roughly what football did for Argentina and Brazil। ठीक है, तो for much of the 20th century है ना, तो यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि जो 20th सेंचुरी का काफ़ी बड़ा पार्ट, ठीक है, काफ़ी बड़ा हिस्सा, और रॉकेट टीयरिंग अ वाइट सीम, ठीक है, तो रॉकेट टीयरिंग अ वाइट, है ना, टीयरिंग अ वाइट कहने का मतलब क्या होता है कि ऐसा रॉकेट, अब जनरली जो रॉकेट रिलीज होता है तो कैसा धुआं रिलीज करता है, उजला धुआं रिलीज करते हुए ऊपर जाता है। ठीक है, देखते हैं ना हम लोग आसमान में, वाइट सीम थ्रू द स्काई, है ना, और वो कैसे जाता है, थ्रू द स्काई जाता है ना, आकाश के बीच से जाता है, आसमान के बीच से जाता है। डिड फॉर इंडिया रफली व्हाट फुटबॉल डिड फॉर अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील। यहाँ पे देखो, अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील का एग्जांपल लिया जा रहा है। किसका एग्जांपल लिया जा रहा है? अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील पे का एग्जांपल लिया जा रहा है। ठीक है, जो, और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 20वीं सेंचुरी में जो इंडिया ने करा है, किस में करा है, तो अपने स्पेस सेक्टर में, है ना, या इंडिया का जो रॉकेट जो स्पेस सेक्टर में काम करा है, ठीक है, वो वही काम करा है जो फुटबॉल में अर्जेंटीना और ब्राज़ील ने करा है। ठीक है, तो पहले यहाँ से हमारा क्लियर नहीं हो रहा है, हमारा क्लियर ये नहीं हो रहा है कि क्या कहना चाह रहा है कि रॉकेट के बारे में इंडिया कैसे, क्या 20वीं सेंचुरी में हम क्लियर नहीं कर पा रहे। लेकिन जैसे ही हमने सेकंड पार्ट को देखा, क्या देखा कि व्हाट फुटबॉल डिड फॉर अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील। सबको पता है कि अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील फुटबॉल में क्या है, महारत हासिल कर दिया है, फुटबॉल में वो मास्टरली हासिल कर लिया है। कहने का मतलब कि उसके कंपेयर का पूरे वर्ल्ड में भी कोई प्लेयर्स नहीं है, कोई टीम नहीं है जैसा कि टीम किसका, अर्जेंटीना और ब्राज़ील का है ना। तो उन्होंने काफ़ी बड़ा महारत हासिल किया है फुटबॉल में। वही महारत इंडिया ने भी क्या कर लिया है, हासिल किया है। ठीक है, कैसे, कहाँ पे, तो स्पेस सेक्टर में। ठीक है, अभी तो पॉजिटिव बातें की जा रही है, अब कैसे, तो देखते हैं हम यहाँ पे कि इंडिया ने अपने 20वीं सेंचुरी का काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है इस सेक्टर में दिया है और इस पर काम भी किया है। स्काई डिड फॉर इंडियाज, है ना, इंडिया के लिए इंडिया ने किया है। ठीक है, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। नेशन सट आउट ऑफ द काउंसिल्स वेयर इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटजिक वेट was measured found in a game of European origin, an arena where their poverty did not disqualify them। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात की जा रही है, मतलब आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बातें यहाँ पे की जा रही है। क्या है आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, तो नेशन सट आउट, ठीक है, ऑफ द काउंसिल्स। सट आउट मतलब, यहाँ पे सट आउट फ्रेजल वर्ब है। सट आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को दूर रखना। क्या रखना, दूर रखना। ठीक है, दूर रखना। दूर रखना कहने का मतलब कि मान लो कि अगर हम कमज़ोर हैं, ठीक है, तो हमको जो है फुटबॉल के जो काउंसिल्स थे उससे दूर रखा गया जाए। ठीक है, या इंडिया क्या है, कमज़ोर नेशन है, गरीब है, तो उसको जो है स्पेस सेक्टर के ग्रुप से दूर रखा जाए। ठीक है, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ शट आउट, मतलब उसको दूर रखना अगर कोई एलिजिबल नहीं है ना, इनएलिजिबल है तो। ठीक है, तो नेशंस की बात की जा रही है, नेशन मतलब देश, है ना, शट आउट दूर रखा जाता था, काउंसिल्स ऑफ वेयर इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटजिक वेट वाज मेजर्ड फाउंड। ठीक है, फाउंड इन अ गेम ऑफ यूरोपियन ओरिजिन एंड अरेना वेयर देयर पॉवर्टी डिड नॉट डिस्क्वालीफाई देम। ठीक है, तो यहाँ पे ये बातें की जा रही है कि जो भी नेशंस इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक दृष्टिकोण से कमज़ोर था, ठीक है, इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक दृष्टिकोण से क्या था, वो कमज़ोर था कोई भी नेशन, तो उसको क्या किया जाता था, दूर रखा जाता था। कहाँ से दूर रखा जाता था,
फुटबॉल के यूनियन से, है ना, फुटबॉल के यूनियन से, जो कि क्या था, इन अ गेम ऑफ यूरोपियन ओरिजिन, है ना, ऐसे गेम्स जो यूरोपियन ओरिजिन के थे, ठीक है, जैसे कि फुटबॉल यूरोपियन ओरिजिन का गेम है, ठीक है, तो उसको उससे, है ना, जो कमज़ोर नेशंस हैं, जो कमज़ोर देश हैं, चाहे वो स्ट्रैटेजिकली हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, उसको दूर रखा जाता था। किससे? ऐसे गेम्स से जो यूरोपियन ओरिजिन थे उस टाइम में, एन अरेना वेयर देयर पॉवर्टी डिड नॉट डिसक्वालीफाई देम, ठीक है, तो ऐसा तो रखा जाता था उस टाइम में, बट एन अरेना, ऐसा सिचुएशन आया जिसमें कुछ ऐसे गरीब नेशंस भी थे जो जिन्हें डिसक्वालीफाई नहीं किया गया। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे फुटबॉल की बात की जा रही है कि जो हमारा कौन कौन सा नेशन है, ब्राज़ील और अर्जेंटीना, ब्राज़ील और अर्जेंटीना, ये गरीब नेशन रहते हुए भी उस टाइम में, कब, 19th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में गरीब नेशन रहने के बावजूद भी और नॉन यूरोपियन कंट्री रहने के बावजूद भी इन्होंने क्या किया, अपना स्थान बनाया। कहाँ पे? फुटबॉल में। किस गेम में? फुटबॉल गेम में। और ऐसा गेम जो कहाँ पे है, जिसका ओरिजिन क्या है, यूरोपियन ओरिजिन है, जिसका ओरिजिन क्या है, यूरोपियन ओरिजिन है, ठीक है, तो उसको जो है उसके प्रोवर्टी ने या उसके स्ट्रेटजिक और इकोनॉमिक जो पिछड़ापन था उसका, है ना, जो बैकवर्डनेस था, उसने उसको नहीं रोका, है ना, वो अपना स्थान बना ही लिया। जस्ट उसी तरीके से स्पेस वाज अदर थिंग्स बट ऑल्सो इंडियाज़ फुटबॉल, और उसी तरीके से जिस तरीके से ब्राज़ील और अर्जेंटीना गरीब रहने के बाद, नॉन यूरोपियन कंट्रीज होने के बावजूद भी, है ना, फुटबॉल ऐसे गेम्स में अपना स्थान बना लिया है, अपना महारत हासिल कर लिया है ना, नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ होने के बावजूद भी, है ना, यूरोपियन गेम्स में अपना स्थान क्या कर लिया, बना लिया है। उस तरीके से इंडिया ने भी क्या किया है, इंडिया ने भी कहाँ पे, तो स्पेस सेक्टर में अपना स्थान बना लिया है। यानी कि जो इंडिया के लिए जो फुटबॉल है, ठीक है, वो क्या है, स्पेस सेक्टर है। वो क्या है इंडिया के लिए, स्पेस सेक्टर है। जैसा कि ब्राज़ील अर्जेंटीना के लिए फुटबॉल है, वैसे ही इंडिया के लिए क्या है, तो उसका स्पेस सेक्टर है। सेम काम जैसा कि उन्होंने किया है अपने सेक्टर में, वैसा इंडिया ने किया है, ठीक है। मतलब हम कंपेयर कर सकते हैं कि वो भी पिछड़ा होने के बावजूद फुटबॉल में स्थान बना लिया, इंडिया ने काफ़ी, और इंडिया भी काफ़ी गरीब नेशन, जब वो आज़ाद हुआ था तो काफ़ी गरीबी थी, फिर भी वो उस पर उसी टाइम से काम किया और वो अब एक अच्छे पोजीशन पे पहुंच चुका है ना। अब फेमिस्ट मतलब जहाँ पे खाने पीने की कमी हो, newly independent republic that could barely feed itself nevertheless chose to gamble on rockets and atomic piles, an expensive bet on a future it could not yet see। तो उस टाइम की बात की जा रही है कि जब इंडिया क्या था, फेमिस्ट था, मतलब यहाँ पे काफ़ी अकाल, खाने की कमी थी, पैसे की कमी थी, और वो न्यूली क्या हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था, है ना, काफ़ी न्यूली इंडिपेंडेंट हुआ था, काफ़ी जल्द ही क्या हुआ था, वो आज़ाद हुआ था। ऐसा रिपब्लिक था उस टाइम में, और दैट कुड बेयरली फीड इटसेल्फ, है ना, और वो खुद का पेट उस टाइम में भरने के लायक नहीं था। बेयरली वो क्या कर पा रहा था, अपने खुद का पेट, अपने लोगों का, अपनी पब्लिक का पेट भर पा रहा था। नेवर्थलेस, इन सब के बावजूद, यहाँ पे नेवर्थलेस क्या है बताओ, है ना, इन सब के बावजूद चूज टू गैम्बल ऑन रॉकेट्स एंड, यहाँ पे कंजंक्शन है ना, चूज टू गैम्बल ऑन रॉकेट्स, उसने क्या करा, रॉकेट्स और एटॉमिक पाइल्स में, है ना, एटॉमिक एनर्जी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहा और किया, है ना। तो चूज़ टू गैम्बल मतलब रिस्क लेना, है ना। चूज़ टू गैम्बल का क्या मतलब है, यहाँ पे गैम्बलिंग होता है ना, गैम्बलिंग मतलब उसने रिस्क लिया। कहाँ पे रिस्क लिया, तो रॉकेट्स में, एटॉमिक पाइल्स में। एन एक्सपेंसिव बेट ऑन फ्यूचर इट कुड नॉट येट सी, और उसने क्या करा, बेट खेला मतलब रिस्क लिया। बेट खेलना मतलब बाजी खेला, किस में, एक्सपेंसिव बाजी खेला, किस में, इसमें जिसमें कि जिसका फ्यूचर उस टाइम में कुछ दिख नहीं रहा था। उस टाइम में उन्होंने क्या लिया, रिस्क लिया। किसने रिस्क लिया, इंडिया ने। किस सेक्टर में, स्पेस सेक्टर में, ठीक है। इन दैट एरा ऑफ कंट्रोल इकोनॉमी एंड स्टेट ब्रॉडकास्टर मोनोपोली, और उस टाइम में जो हमारा इकोनॉमी था वो कैसा था, कंट्रोल इकोनॉमी था। कहने का मतलब हम लिबरलाइज नहीं थे, हम प्राइवेटाइज नहीं थे, है ना, हम लिबरलाइज नहीं थे, हम प्राइवेटाइज नहीं थे, हम
जो है ग्लोबलाइज्ड नहीं थे। उस टाइम में जो हमारा इकोनॉमी था वो कैसा इकोनॉमी था, कॉन्स्ट्रेंट था, और हमारे इकोनॉमी पे कंट्रोल था किसका, गवर्नमेंट का। उस टाइम में हमने क्या करा था, इतना इन्वेस्टमेंट करा था, है ना, हमने रिस्क लिया था, ठीक है, ठीक है। और वो मोनोपोली था हमारा, है ना, मोनोपोली था किसका, तो गवर्नमेंट का, सिस्टम का। उस टाइम में हमारा जो है क्या हुआ था, स्पेस सेक्टर, हमने उस पर ध्यान दिया और हमारा स्पेस सेक्टर आज इस स्थिति में पहुंचा है। अ लॉन्चर राइजिंग वॉज इट्स ऑन जस्टिफिकेशन, ठीक है। तो जो लॉन्चर उस टाइम में, अ लॉन्चर राइजिंग वॉज इट्स ऑन जस्टिफिकेशन, ठीक है। तो अपने रिस्क पे हमने क्या किया था, इसमें इन्वेस्टमेंट किया था, है ना, ठीक है, क्योंकि हमारा जो है सारा का सारा फैक्टर हमारे अगेंस्ट था, लेकिन हमने अपने ओन जस्टिफिकेशन पे क्या किया था, रिस्क लिया था, है ना, और इस पे इन्वेस्ट किया था। द यूटिलिटी ऑफ इट्स पेलोड्स वाज सेकेंडरी। इसका जो पेलोड्स का जो यूटिलिटी है, मतलब उस टाइम में हमें ये नहीं पता था कि क्या यूटिलिटी है पेलोड्स का। पेलोड्स मतलब वही स्पेस क्राफ्ट जो होते हैं, ठीक है। कहाँ पे, इन द आइज ऑफ मासेस, किसके नज़रों में, लोगों की नज़रों में इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं था, है ना। उस टाइम में जो APJ कलाम का एक वीडियो आया था, ठीक है, कलाम साहब का, या जो हमारे साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, कि वो साइकिल पे क्या कर रहे थे, कैरी कर रहे थे किसको, रॉकेट्स को। क्यों, क्योंकि इम्पोर्टेंस ही नहीं मिला हुआ था, है ना। मतलब कि हमारे मासेस जो थे, हमारे पब्लिक्स जो थे, उसको कुछ समझते ही नहीं थे, उसको नेगेटिव एक्सपेंस माना जाता था, ठीक है, लोगों के द्वारा, कि ये क्या कर रहा है, चांद पे कोई जा सकता है क्या, ऐसा मानना था उस टाइम में, है ना। इन द आइज ऑफ मासेस, की इसका कोई यूटिलिटी नहीं था उस टाइम में, किसके नज़र में, मासेस की नज़र में, आम जनता की नज़र में, टू द वेनीर ऑफ टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंसी, है ना। तो टू द विनीड ऑफ टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंसी, तो अगर टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंसी की बात की जाए, तो उस टाइम में हम क्या थे, हमारा कोई यूटिलिटी नहीं था, है ना, क्योंकि हमारा टेक्नोलॉजी की क्या था, उस टाइम में कुछ नहीं था। हम टेक्नोलॉजिकली क्या थे, काफ़ी इनकम्पिटेंट थे, है ना। तो उस बेसिस पे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि उसी के हिसाब से आप कह सकते हो कि टेक्नोलॉजी है ही नहीं और आप चले कहाँ पे, तो स्पेस में दिमाग लगाने, है ना, पेलोड्स पे दिमाग लगाने, तो क्या ही इमेज बनेगा आपका, ठीक है। तो वैसा ही बात की जा रही है यहाँ पे कि आपका इमेज बुरा ही बनेगा। टुडे रॉकेट्स एंड सैटेलाइट्स आर नो लॉन्गर एम्ब्लेम्स, और आज जो हम देख रहे हैं ये केवल एम्ब्लेम्स नहीं है, ये केवल प्रतीक चिन्ह नहीं है, कहाँ क्या, तो रॉकेट्स और सैटेलाइट्स, दे आर द प्लम्बिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एज। ये क्या है, इंफॉर्मेशन एज का प्लम्बिंग है, मतलब प्लम्बिंग कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, प्लम्बिंग का मतलब क्या है, किसी पे टिका हुआ है, क्या टिका हुआ है, हमारा इन्फॉर्मेशन एज, जो हमारा सूचना का एज है, अभी जो क्या है, इन्फॉर्मेशन का ही एज है ना। हम अभी न्यूज़ देख रहे हैं, हम अभी पेपर पढ़ रहे हैं, हम अभी इंटरनेट पे सब कुछ अपलोड कर रहे हैं इस एडिटोरियल को यूट्यूब पे, दैट इज़ द इन्फॉर्मेशन एज, है ना, कि आप पे इन्फॉर्मेशन इंस्टेंटली क्या हो रहा है, पहुँच रहा है, बिकॉज यू हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ गेनिंग इन्फॉर्मेशंस, ठीक है। तो यही है। एंड अन ग्लैमरस scaffolding beneath navigations, banking and weather and war। तो अनग्लैमरस मतलब, अनग्लैमरस कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जिसको उतना पहचान नहीं मिला है ना, जिसको उतना ग्लैमर नहीं मिला है, ठीक है, ठीक है, किसको उतना ग्लैमर नहीं मिला है। तो अभी हम लोग जो नेविगेशन देख रहे हैं, जो हमारा नेविगेशन का काम होता है सी वगैरह पे, ठीक है, कैसे वो नेविगेट होता है ना, सी में जो ट्रेड होता है ना, वो कैसे होता है, तो नेविगेशन के बेसिस पे होता है। डायरेक्शन का पता कैसे चलता है, नेविगेशन के बेसिस पे पता चलता है। और नेविगेशन कैसे काम करता है, विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट। बैंकिंग सेक्टर हमारा कैसे काम करता है, विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट। या स्पेस सेक्टर, वेदर फोरकास्टिंग कैसे होती है, विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट। या वार रिलेटेड जो हमारा वो होता है ना, जो हम देखते हैं कि कहाँ पे कौन हमारा जो है, हमारी कंट्री में कौन इंटर कर रहा है, सैटेलाइट व्यू देखते हैं, बॉर्डर का जो हम जो हमेशा देख रेख करते हैं, तो कैसे देखते हैं, सैटेलाइट के हेल्प से, मैप के हेल्प से, ठीक है। तो इन सब के पीछे क्या कर रहा है, वो अनग्लैमरस इमेज में, मतलब जिसको इतना चमक धमक नहीं मिला हुआ है, किसको, स्पेस सेक्टर को, वो काम कर रहा है ना। उसी के बेसिस पे हम इन सारी चीज़ों को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। यानी कि वो स्कैफ फोल्डिंग का काम कर रहा है। स्कैफ फोल्डिंग का काम कहने का मतलब ये होता है कि अगर कोई बिल्डिंग में कोई लेबरर जो काम करता है, तो किसी हेल्प से क्या होता है, वो अटका रहता है वहाँ पे, है ना। तब वो क्या करता है, बड़े बड़े बिल्डिंग का पेंटिंग करता है। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ स्कैफ फोल्डिंग। यानी कि ये चीज़ें जो हम देख रहे हैं, यानी कि नेविगेशन देख रहे हैं, वेदर फोरकास्टिंग देख रहे हैं, वॉर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें इंस्टेंट मिल जाता है, या वॉर रिलेटेड जो जो हाँ हाँ स्ट्रेटजिक मैटर्स को जो हम लोग डील करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेस, तो हमें स्पेस का रोल दिखता नहीं है, वो अनग्लैमरस है, ठीक है, नॉन ग्लैमरस है। क्लियर। आगे, ठीक है।
ऑन द थर्ड नेशनल स्पेस डे, है ना। तो ये बात की जा रही है, कब की जा रही है, तो ऑन थर्ड नेशनल स्पेस डे। आपको पता है कि कब हम नेशनल स्पेस डे मनाते हैं, तो 23 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, 23 अगस्त को हम लोग नेशनल स्पेस डे बनाते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड एनिवर्सरी है, क्योंकि ये कब स्टार्ट हुआ था, तो ये हुआ था 2023 में स्टार्ट हुआ था, है ना। और अभी हम यानी कि आज 23 अगस्त 2026 को हमने क्या मनाया, तो हमने इसका थर्ड एनिवर्सरी मनाया, ठीक है। तो थर्ड एनिवर्सरी किसका, नेशनल स्पेस डे का हमने क्या किया, मनाया। और इसमें क्या हुआ था, द एनिवर्सरी ऑफ चंद्रयान 3 टच डाउन इन द लूनर साउथ पोलर रीजन। और यही दिन था जिस दिन को चंद्रयान 3 ने क्या करा था, चांद के दक्षिणी ध्रुव पे को टच करा था, यानी कि वहाँ पे वो उतरा था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अर्ज 20 स्पेस स्टार्टअप्स फाउंडर्स टू बिल्ड एन ऑरा दैट वुड ड्रॉ द वर्ल्ड्स टैलेंट टू इंडिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या अर्ज करा है किससे, तो इंडिया के जो टॉप मोस्ट 20 स्पेस स्टार्टअप्स हैं उनसे उन्होंने अर्ज करा है, उससे उन्होंने डिमांड करा है, उससे उन्होंने रिक्वेस्ट करा है कि आप ऐसा इंफ्रा क्रिएट करो, आप एक ऐसा ऑरा क्रिएट करो, मतलब ऐसा सीन बनाओ, ऐसा सिनेरियो क्रिएट करो, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करो जिससे क्या करे कि वर्ल्ड्स के लोग जो है ना, जो हमारे जो वर्ल्ड्स टैलेंट है वो इंडिया की तरफ क्या हो, आकर्षित हो। यानी कि आप 20 स्टार्टअप्स, प्राइवेट स्टार्टअप को उन्होंने ये बताया कि आप इस लेवल पे काम करो कि आप में काम करने के लिए जो वर्ल्ड्स के टैलेंटेड लोग हैं, यानी कि टैलेंट्स पुल का काम करो आप, ठीक है। जो वर्ल्ड्स के टैलेंटेड लोग हैं, टैलेंटेड जो टैलेंट है ना, वो क्या करें, आपके साथ आके काम करें। जस्ट लाइक अभी जैसा कि स्पेस एक्स वगैरह में हो रहा है ना, हमारे यहाँ के लोग जा रहे हैं ना वहाँ पे काम करने, टैलेंटेड लोग स्पेस एक्स में, नासा में। बट दैट माइट बी अ रॉन्ग फ्रेमिंग मैरिड टू ओल्ड व्यू ऑफ स्पेस। तो कहा यह जा रहा है यहाँ पे कि ये क्या हो सकता है एडिटर के द्वारा, कि ये रॉन्ग व्यू हो सकता है ना, रॉन्ग फ्रेमिंग हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि ये सोच कैसा सोच है, मैरिड टू द ओल्ड व्यू ऑफ स्पेस। ये जो हमारा ओल्ड व्यू था स्पेस का वो वैसा हो सकता है अगर हम ऐसा सोचते हैं तो, ठीक है। ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। तो कैसे सोचना चाहिए, अ प्राइवेट स्पेस सेक्टर cannot harvest success merely because of its wares are called rockets and launch vehicles, ठीक है। wares मतलब होता है सामान, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि प्राइवेट स्पेस सेक्टर सक्सेस को हार्वेस्ट नहीं कर सकता है, सक्सेस को प्राप्त नहीं कर सकता है मेयरली, केवल बिकॉज इट्स वेयर्स आर कॉल्ड रॉकेट्स एंड लॉन्च व्हीकल्स। वो केवल इस बेसिस पे विकास नहीं कर सकता है, या इस बेसिस पे वो हार्वेस्ट नहीं कर सकता है किसको, सक्सेस को, कि उसके जो वेयर्स हैं, उसके जो सामान है ना, उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, या उसके जो आप कह सकते हो कि गैजेट हैं, उसको केवल हम रॉकेट्स या लॉन्च व्हीकल्स का संज्ञा देके, लॉन्च व्हीकल्स या रॉकेट्स का नाम देके अगर हम उसको प्रमोट करें तो इस बेसिस पे वो सक्सेस हासिल नहीं कर सकता है। तो क्या करना होगा, द रोमांस दैट कैरीड द स्टेट प्रोग्राम्स विल नॉट कैरी अ बिजनेस। और क्या यहाँ पे ये कहा जा रहा है, एडिटर के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि द रोमांस दैट कैरीड द स्टेट प्रोग्राम्स, कि जो आपने कोई योजना ऐसा लॉन्च करा और उसके लिए आप ये कह रहे हो कि चलो ठीक है 20 स्टार्टअप्स जो है आप इस पर काम करो, तो इससे क्या होगा, हमारी योजना का काफ़ी प्रमोशन होगा, है ना। भारत ने काफ़ी स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए स्पेस सेक्टर में काफ़ी इन्वेस्टमेंट करा है भारत सरकार ने, ठीक है। और कैसे बहुत सारे स्कीम्स भी उन्होंने लॉन्च करे हैं। बट एडिटर का यहाँ पे ये कहना है कि आप जो ये सोचते हो कि ये 20 स्टार्टअप उस स्पेस पे काम करे, यानी कि आपकी योजना के अकॉर्डिंग काम करे, जिससे क्या हो, आपकी योजना को प्रमोशन मिले, तो ये उचित नहीं है। ऐसे करके कोई प्राइवेट सेक्टर या कोई भी स्पेस सेक्टर हमारा ग्रो नहीं कर सकता है, जिसमें आप अपनी योजनाओं को क्या करें, प्रचार प्रसार करवाएं, ठीक है। तो आप ये करना आपके लिए क्या है, सही नहीं है। ऐसे करने से वो ग्रो नहीं करेगा, वो सक्सेस को हार्वेस्ट नहीं कर पाएगा। अ रिसेंट peer-reviewed analysis in economics letters by Alizio Terzi, ठीक है। एक इकोनॉमिक लेटर्स एक एनालिसिस है, ठीक है, मतलब एक मैगजीन है जिसमें एलिशियो टैर्जी के द्वारा जो है एनालिसिस किया गया है ना, स्टडी किया गया, ठीक है, एंड फ्रांसिस्को निकोली के द्वारा स्टडी किया गया, और ये मैगजीन में उन्होंने पब्लिश किया, एनालिसिस क्या था उनका, तो फाइंड्स दैट द कॉस्ट ऑफ $13,302 टू लॉफ्ट अ किलोग्राम्स इनटू लो ऑर्बिट ऑन इंडियन रॉकेट इन 2025, यानी कि इतने $13,302 जो डॉलर्स हैं, हमारा क्या होता है
खर्चा होता है। लॉफ्ट करना मतलब किसी भी टू लॉफ्ट अ किलोग्राम्स इनटू, है ना, यानी कि 1 किलोग्राम के व्हीकल्स को, सॉरी 1 किलोग्राम के जो हमारा जो स्पेस क्राफ्ट होता है उसको अगर हम टू लॉफ्ट अ किलोग्राम इनटू लोअर ऑर्बिट ऑन इंडियन रॉकेट इन 2025, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 13,302 रुपये खर्चा होता है अगर हम 1 किलोग्राम के किसी भी ऑब्जेक्ट को, रॉकेट को कहाँ लॉन्च करते हैं, स्पेस में भेजते हैं। कहाँ पे? तो स्पेस के लोअर ऑर्बिट में, ठीक है। अगर हम लोअर ऑर्बिट में सेंड करते हैं तो हमें इतना खर्च आता है, किसको? इंडियन स्पेस प्रोग्राम को, और जो कि काफ़ी कॉस्टलियर है ना, जो कि क्या है, काफ़ी महंगा है। किस हिसाब से महंगा है? कॉस्टलियर देन चाइना, जो कि जिसका खर्चा कितना है? मात्र $5,809। जापान, रसिया, यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट, है ना, जिसमें यूनाइटेड स्टेट का कितना खर्चा है? $3,225 डॉलर मात्र, है ना, डॉलर मात्र, ठीक है। तो उसके कंपेयर में हमारा क्या है? खर्चा काफ़ी ज़्यादा है एंड वेल अबव द ग्लोबल एवरेज। और ग्लोबल एवरेज जो है हमारा वो कितना है? ग्लोबल एवरेज है $3,868। इससे भी काफ़ी अधिक है ना, 3 गुना 4 गुना से भी क्या है? ज़्यादा है, 4 टाइम्स से भी क्या है? अधिक है। दैट इज़ बिकॉज India's launches too rarely and economically to rapidly build the required reputation for reliability, ठीक है। तो ये इसीलिए है क्योंकि इंडिया क्या कर रहा है? काफ़ी रेयरली लॉन्च करता है, टू रेयरली एंड अनइकोनॉमिकली टू रैपिडली बिल्ड द रिक्वायर्ड रेपुटेशन फॉर रिलायबिलिटी, है ना। जो हमारा जो रेपुटेशन जो फिलहाल बना है वो क्या है? काफ़ी रैपिडली बिल्ड हुआ है ना। तो हम क्या देख रहे हैं? हम अपना वो नहीं देख रहे हैं कि हमारा जो है रेपुटेशन क्या बन रहा है ना, सॉरी, हम रेपुटेशन के लिए हम अपना पैसा नहीं देख रहे हैं, है ना। हम क्या देख रहे हैं? हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो रिलायबिलिटी इंप्रूव हो, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? अपना खर्चा लगा रहे हैं, है ना। जितना खर्चा हो लगा दो, ठीक है, अपने रेपुटेशन को इम्प्रूव करने के लिए या अपने रेपुटेशन को बनाने के लिए। किस चीज़ के लिए? फॉर रिलायबिलिटी की, हमारे पे दूसरे नेशन क्या करें? ट्रस्ट करें, रिलायबल बने, हम दूसरे के लिए क्या बने? रिलायबल बने, विश्वास योग्य बने, ठीक है। उसके लिए हम अपना वो नहीं देख रहे हैं, प्रॉफिट नहीं देख रहे हैं ना। और हम लॉन्च भी क्या कर रहे हैं? काफ़ी रेयर लॉन्च कर रहे हैं। रेयर लॉन्च क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा ऐसा ना हो कि कोई काफ़ी जल्दी लॉन्च करने से कोई फेल हो जाए, और फेल हो जाए तो क्या पड़ता है? उससे रिलायबिलिटी पे गलत इमेज पड़ता है, ठीक है। तो हम लॉन्च भी काफ़ी कम कर रहे हैं और अनइकोनॉमिकल कर रहे हैं। कहने का मतलब हम अपना प्रॉफिट नहीं देख रहे हैं, अपना फ़ायदा नहीं देख रहे हैं ना। क्यों नहीं देख रहे हैं? क्योंकि हमें क्या बनाना है? अपना इमेज बनाना है, अपना रेपुटेशन बनाना है। किस चीज़ के लिए? रिलायबिलिटी के लिए, है ना। किस चीज़ के लिए? तो फॉर रिलायबिलिटी, कि अदर नेशंस हम पे क्या करें? ट्रस्ट करें। देयर वर ओनली 5 लॉन्चेज इन 2025। जो हमारा जो लॉन्च हुआ है, मात्र 5 लॉन्च हुआ है। कहाँ पे? 2025 में। एंड अगेंस्ट द 30 दैट वर प्रोजेक्टेड, और प्रोजेक्ट क्या किया गया था? तो 30 लॉन्च करने का प्रोजेक्शन किया गया था, बट लॉन्च कितना हुआ? मात्र 5 लॉन्च हुआ। द कंसिक्वेंसेज इज़ विजिबल। तो परिणाम क्या है? विजिबल है। क्या परिणाम विजिबल है? GSAT-N2 जो है एट 47,000 kg का, सॉरी 4700 kg का, जो टू हैवी फॉर इसरोज LVM-3, जो हमारा ये पेलोड्स था, है ना, इतना kg का, उसको हमें स्पेस में ले जाना था, ठीक है। तो हमारा जो लॉन्चिंग व्हीकल्स है, कौन सा? LVM-M3 जो इसरो का है, ठीक है, वो क्या था? काफ़ी, उसको ले जाना काफ़ी टफ था, ठीक है। GSAT-N2 जो कि 4700 kg का पेलोड्स था, उसको LVM-3 से ले जाना क्या था? काफ़ी मुश्किल था। तो हमने क्या किया? उसको हमने फाल्कन 9 से भेजा, जो कि क्या है? US का है ना, पेलोड्स, सॉरी US का क्या है? लॉन्चिंग व्हीकल्स। फिर पिक्सल एंड दिगंतारा, है ना, पिक्सल एंड दिगंतारा 2 of 20 एट द मोदीज़ मीटिंग, जो अभी 23-24 को जो मीटिंग हुआ था मोदी जी के साथ, जो हमारे स्पेस स्टार्टअप हैं उन लोगों के का जो एक ग्रुप जो मीट किए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी से, है ना, उनमें से 2 कंपनी कौन थी? पिक्सल और दिगंतारा, है ना। रोड SpaceX टू ऑर्बिट, है ना, इसने भी अपने ऑर्बिट में अपने स्पेस क्राफ्ट को भेजने के लिए किसका इस्तेमाल किया था? तो SpaceX का इस्तेमाल किया था। SpaceX alone put 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स पेलोड्स इनटू ऑर्बिट इन 2025। SpaceX जो है अकेला पूरे वर्ल्ड का 3/4 क्या करता है? पेलोड्स भेजता है। कहाँ पे? ऑर्बिट में। 2025 में उन्होंने भेजा है। अंडर द लाइनिंग ऑफ इट्स नियर मोनोपोलिस्टिक स्ट्रेंगल होल्ड बट ऑल्सो पॉइंटिंग टू अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे कि अंडर लाइनिंग इट्स नियर मोनोपोलिस्टिक
स्ट्रैंगल होल्ड्स बट ऑल्सो पॉइंटिंग टू अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, यहाँ पे ये क्या आ रहा है कि इनकी क्या है, मोनोपोलीज है ना, इनकी क्या है, मोनोपोलिस्टिक स्ट्रैंगल होल्ड है ना, इनका जो होल्ड है काफ़ी मोनोपोलिस्टिक है, किसका, स्पेस एक्स का। लेकिन ऐसा नहीं है कि अदर के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बट ऑल्सो पॉइंटिंग टू द अपॉर्चुनिटी, हमारे लिए भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे काफ़ी है। द वैल्यू ऑफ इंडियाज स्पेस सेक्टर कैन नो लॉन्गर रिलाई ऑन ऑरा बट जॉब्स in long-term capital and tax revenues that follow, and in heavy lift launches that undercut SpaceX and China। ठीक है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इंडिया का जो स्पेस सेक्टर है वो ओनली रिलाई नहीं कर सकता है कि ओनली लॉन्गर रिलाई ऑन ऑरा, है ना, कैन नो लॉन्गर रिलाई ऑन ऑरा, मतलब हम अपना ऑरा ऐसा बना लें, इस पर ये रिलाई नहीं करेगा हमारा स्पेस सेक्टर। तो किस पे रिलाई करेगा कि हम, बट इन जॉब्स, कितने लोगों को हमने जॉब्स दिया है इस सेक्टर में, इन लॉन्ग टर्म कैपिटल, कितना हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्ट करा है इसमें, ठीक है, एंड द टैक्स रेवेन्यूज़, है ना, कितना हमने इससे रेवेन्यू अर्न करा है, दैट फॉलो, एंड इन हैवी लिफ्ट लॉन्चेस दैट अंडर कट SpaceX एंड चाइना। जो SpaceX और चाइना का जो हैवी लोड्स का जो खर्चा है उसको हम कितना कम कर ले अपने लॉन्चिंग में। ठीक है, यानी कि हमारा जो काफ़ी लॉन्चिंग काफ़ी एक्सपेंसिव है, हम अगर लॉन्च करते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो हम कैसे SpaceX और चाइना के बराबरी हासिल करें या उससे कम खर्चे में अपना सैटेलाइट या अपना पेलोड्स लॉन्च करें, इस पे भी डिपेंड करता है हमारा स्पेस सेक्टर कैसे ग्रो करेगा। मून बेसिस विथ नासा एंड इंटरप्लेनेटरी रेवरीज बिलोंग्स टू न्यू इमेजिनेशन ऑफ स्पेस। जो मून बेसिस है ना, विथ नासा एंड इंटरप्लेनेटरी रिवरीज बिलोंग्स टू न्यू इमेजिनेशन ऑफ स्पेस एंड दे मैटर। ठीक है, तो जो नासा के साथ जो कंडीशन है ना, मून बेसिस विथ नासा एंड इंटरप्लेनेटरी कहने का मतलब होता है एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट का जो कंडीशन है, रेवरीज बिलोंग्स टू, ठीक है, रेवरीज क्या है, बिलोंग्स टू, एक सेकेंड, ठीक है, तो मून बेस है ना, जो मून बेस विथ नासा एंड इंटरप्लेनेटरी रेवरीज बिलोंग्स टू द न्यू इमेजिनेशन ऑफ स्पेस। जो हमारा अभी जो प्रोग्राम है नासा के साथ या मून पे जाने का या इंटरप्लेनेटरी मतलब एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे जाने का जो मिशन है हमारा, वो क्या है, ठीक है, न्यू इमेजिनेशन है, ठीक है, वो मैटर करता है, दे मैटर, है ना, बट दे आर द ऑर्नामेंट्स नॉट द इंजन। तो हम किसी के साथ अगर जा रहे हैं, किसी भी, जैसे कोई भी मिशन है हमारा, अगर वो नासा के साथ है ना, कोई भी मिशन, तो क्या है, वो हमारा तो टोटली है नहीं, उसमें उसका भी रोल है या मेन रोल उसी का रहता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ठीक है, बहुत हद तक हमारा इमेजिनेशन सही है ना, ये मैटर भी करता है, सही है, बट दे आर ऑर्नामेंट्स नॉट इंजन। ये क्या है, ग्रह मतलब ऑर्नामेंट्स है, बस ये एक सजावट है ना, ये इंजन है नहीं, है ना, ये मतलब मेन चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आज एडिटोरियल यहाँ पे ख़त्म हुआ। ठीक है, ये बस सजावट है, ये मेन इंजन नहीं है। कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि ये बस आप वो कह रहे हो कि हाँ आप मेन पार्ट रोल प्ले नहीं कर रहे हो, आप बस उसमें शामिल हो रहे हो एज अ सजावट, है ना, एज अ ऑर्नामेंट्स, आप मेन रोल प्ले नहीं कर रहे हो। तो ये हमारा एडिटोरियल हुआ। ठीक है, अब इसको आप लोग सही तरीके से समझना है ना, रीड करना है एंड शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, इफ़ यू थिंक लाइक दैट। थैंक यू।